निश्चित तौर पर ये बात तो है, इंदौर एक के मतदाताओं के मन में ये बात तो है कि यदि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीतते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता, तो कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो रहेंगे। भाई कैलाश विजयवर्गीय की अगर भोजन भंडारे में मास्टरी है, लोगों को प्रभावित करने में मास्टरी है, तो संजय शुक्ला की भी कहीं ना कहीं उसकी मास्टरी है। और लेकिन 2 नंबर की जो सीट है इंदौर की, वो सबसे सुरक्षित सीट है भाजपा के हिसाब से। जैसे 4 नंबर को अयोध्या कहा जाता है, वैसे 2 नंबर की सीट भी है। जितनी 9 विधानसभा सीटें हैं, उनमें सबसे महंगा चुनाव 1 नंबर का है। 1 नंबर में जहाँ पर 75 से लेकर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, दोनों मिला के। बिल्कुल, दोनों मिला के। खुद कैलाश जी बोलते हैं कि विधायक तो बन गया हूँ मैं, हाँ। लेकिन अब मुझे केवल बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। टेंटेटिव क्या क्या बढ़ता होगा, मतलब जैसे 100 करोड़ खर्चा किए हैं, तो किस चीज़ में किए जाते हैं? मोबाइल बढ़ते हैं, लिफाफे बढ़ते हैं, साड़ियाँ बढ़ रही है, पाइजेब से लेके दूसरी चीज़ें बढ़ रही है। ये कह सकते हो कि 1 नंबर वालों की दीपावली अच्छी बनेगी। दीपावली सामने है, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं की, वहाँ के वोटर की भी, सबकी दीपावली अच्छी बनेगी। तो ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि 5,000 से लेके 5 लाख तक के लिफाफे तैयार हैं। कि मेरे परिवार को तोड़ने के लिए अच्छा, शुक्ला को टिकट दिया गया है। ये संजय शुक्ला का खुद का ऑफिशियली बयान है, डायस के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा था कि आप परिवार में जो विरोध है उसको कैसे दूर करेंगे। तो अश्विन जोशी का कहना था कि हम जोशी हैं, मुगल नहीं हैं। कि जितनी नाराजी मध्य प्रदेश के वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी को लेकर नहीं है, उससे ज़्यादा नाराजी शिवराज सिंह चौहान को लेकर है। ये तो बेहिसाब पैसा फ्लोट किया ट्राइबल एरिया में। उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि जो सीन अभी देख रहे हैं, बाकी स्थिति तो 3 तारीख के बाद मालूम पड़ेगी कि ट्राइबल एरिया में कोई बहुत डेंट बीजेपी का। इस बार जो कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस की तैयारी ठीक उसी तरह जैसे कोरोना काल में बच्चा उम्मीद लगा के बैठा था कि मुझे फर्स्ट डिवीजन मिल जाए बिना परीक्षा दिए। महेंद्र बाबा जो है वो अनमने मन से चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी दिख रहा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बोलती नेता की अपनी जो वो जब चुनाव में उतरता है मैदान में, 80 साल का भी हो तब भी वो उस जोश के साथ चलता है। लेकिन वो बाबा में 75 के बाद, वो 72 के बाद दिख नहीं रहा है उनमें। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। द लपेटा यात्रा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जायजा लेते हुए हम तमाम जगहों पर, गांव, कस्बों, कहाँ बुरहानपुर दक्कन का दरवाजा से लेकर तो ग्वालियर, चंबल, बीहड़ से लेकर बुंदेलखंड तक जायजा लेते आज पहुंचे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में। जब इंदौर की बात आती है तो राजेंद्र माथुर, पत्रकारिता की जब बात आती है, पूरे देश में, मैंने भी पत्रकारिता की शुरुआत इंदौर से की, पूरे देश में हिंदी पत्रकारिता में जो इंदौर का स्थान है वो अप्रतिम है। पूरे देश के तमाम दिग्गज संस्थानों में आज से नहीं, शुरुआती दौर से लेकर अब तक इंदौर की पत्रकारिता ने अपना डंका बजाया है। और आज हम इंदौर के प्रेस क्लब में मौजूद हैं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी और इंदौर के तमाम दिग्गज पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, इस बात को समझने के लिए कि आखिर इंदौर, जिस पर निगाह लगी हुई है, पूरे प्रदेश की निगाह है, देश की निगाह है, कि यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी समीकरण है वो बैठते क्या है, किस मुद्दों पर इंदौर की जनता चुनावी समीकरण की तरफ जा सकती है, या यूं कहें कि कौन भारी है कौन हल्का है। जो भारी है नजर आता है तो उसके पीछे कारण क्या है, या फिर इंदौर से अगर कोई संदेश जाएगा, मालवा की राजधानी भी कह सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव इस बार मालवा निमाड़ पर ही आकर टिक गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे सभी अग्रज हैं और आप मेरे साथ जुड़े, मेरा आपसे बात करने का अवसर मिला। अरविंद भाई, सबसे पहले हम इंदौर की बात से ही शुरू करते हैं जी। इंदौर में आप सब बेहतर जानते हैं यहाँ पर कि आखिर क्या चुनावी जो नब्ज है जनता की वो किस तरफ है। सबसे बड़ी निगाह जब इंदौर में है, मैं ग्वालियर चंबल में था तो वहाँ दिमनी पर थी, ठीक वैसे ही जब मुकाबला यहाँ पर 1 नंबर, इंदौर की 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला, तो इंदौर में जब मुकाबले की शुरुआत नजर होती है तो वहाँ से 1 नंबर से शुरू करें तो क्या है, कांटा पकड़ है या अब क्या हालत है? देखिए, वास्तव में आपने सही कहा कि इंदौर के इस चुनाव पे पूरे देश की निगाहें हैं। हम मध्य प्रदेश में कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं तो वो पूछता है इंदौर 1 में क्या होगा। तो ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि इंदौर 1 में क्या होगा। लेकिन जो हालात इंदौर 1 के हैं, जो लगातार हम मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम, मतलब एक जर्नलिज्म से हट के अगर हम बात करें तो लोग, इंदौर 1 के मतदाता जो हैं वो मतलब बहुत वोकल नहीं है इस दौर में। अच्छा। मतलब ये तो एक चौंकाने वाली बात है कि वो बहुत वोकल नहीं है। हम उनसे, भाई स्वाभाविक है ना कि अगर कैलाश विजयवर्गीय जैसा लीडर उनके बीच में चुनाव लड़ रहा है
तो मतदाताओं से अगर हम बात करें तो फर्स्ट हैंड उनकी रिएक्शन क्या आना चाहिए? फर्स्ट हैंड ये रिएक्शन ये आना चाहिए ना, जो सामान्य हम सोच के जाते हैं कि कैलाश जी जीतेंगे, है ना, लेकिन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं मिलती है वहां पे। आदमी जब हम बहुत खोदते बात करते हैं तो उसका कहना रहता है कि मुकाबला तो कांटे का है, कांटे का है ना, मुकाबला तो कांटे का है। देखिए उसके दो, हाँ, वहाँ के लोगों के मन में क्या ये बात है कि कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नेता है? ये बात मैंने दिल्ली के लोगों से भी पूछी। असल में जो दूसरी लिस्ट बीजेपी की आई उसमें ये सब दिग्गजों के नाम थे। ये सारे जिनको हम दिग्गज कहते हैं वो सब वो हैं जो असल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार, ये सब उसी कतार में खड़े थे कि एक दिन मामा जाएगा और हम आएंगे। तो क्या वहां पर लोगों में इस बात का है कि अगर कैलाश जी कभी जीते तो सीएम बन सकते हैं, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सीएम की हो सकती है? हालांकि दिल्ली में जब ये बात पूछी तो उनको इससे ऐसा कुछ वो नहीं था। निश्चित तौर पर यह बात तो है, इंदौर एक के मतदाताओं के मन में यह बात तो है कि यदि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीतते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता, तो कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो रहेंगे। इसका उनको फायदा भी मिल रहा है कैलाश विजयवर्गीय को। देखिए कौन नहीं चाहेगा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता हुआ व्यक्ति यदि नेशनल सिनेरियो का है, यदि देश के 10-15 बीजेपी के बड़े नेताओं में जिनकी जीत के पशुपालन मंत्री तो बनेंगे नहीं, तो वो अगर जीतेगा तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। और यदि मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहते हैं, उनको मौका मिलता, तो निश्चित तौर पर किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात होती। तो एक प्लस पॉइंट कैलाश विजयवर्गीय का ये है, उनके पास एक मजबूत टीम है। हर चुनाव में देखा कैलाश विजयवर्गीय का ये चौथा विधानसभा क्षेत्र है। मतलब देश में से बहुत कम नेता हुए होंगे जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र अलग अलग, इंदौर 4 से जीते, इंदौर 2 से जीते, फिर महू भेज दिया, वहां जीत गए, और अब इंदौर 1 में आ गए। उनके पास एक टीम है, चुनावी रणनीति उनकी बहुत मजबूत रहती है कैलाश विजयवर्गीय की। उनका जो नेटवर्क काम करता है वो देखिए, वो मतलब जब उनकी उम्मीदवारी घोषित हुई तो वो इंदौर 1 के मतदाताओं के बीच में कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, इंदौर के मेयर रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इसी रूप में उनकी पहचान थी। उनका कोई कार्यकर्ताओं का नेटवर्क उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने 1-1.5 महीने में वहां एक मजबूत नेटवर्क कार्यकर्ताओं का खड़ा कर दिया। अब हम बात करें दूसरे उम्मीदवार की, संजय शुक्ला। संजय शुक्ला वहीं के मूल निवासी, 2008 में वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ लिए, उसके पहले वहाँ से पार्षद रहे। पहला चुनाव तो पार्षद का वो सुदामा नगर से जीते थे, लेकिन उसके बाद पार्षद यहाँ से रह लिए, पहला चुनाव लड़ लिए। उनका पारिवारिक नेटवर्क भी बहुत मजबूत रहा, क्योंकि विष्णु प्रसाद शुक्ला जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मतलब ऐसे बहुत कम लीडर्स हैं जिनको तीनों पार्टियों में संस्थापक की भूमिका अदा करने का मौका मिला, वो परिवार है उनका। वहाँ पर सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत है। दूसरा है कि संजय शुक्ला उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से अच्छे से वाकिफ है, और दोनों की राजनीति का पैटर्न एक जैसा है। संजय शुक्ला भी जया किशोरी, प्रदीप मिश्रा की कथा है, संजय शुक्ला भी भोजन भंडारे है, वही पैटर्न उनका भी। क्योंकि स्टार्टिंग में ये जब बात आई थी तो कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना था कि इस विद्या में हम पीएचडी हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, दोनों की राजनीतिक स्टाइल एक है, तो इसलिए क्या है कि दोनों के पास एक दूसरे के तोड़ है। भाई संजय कैलाश विजयवर्गीय की अगर भोजन भंडारे में मास्टरी है, लोगों को प्रभावित करने में मास्टरी है, तो संजय शुक्ला की भी कहीं ना कहीं उसकी मास्टरी है। कैलाश विजयवर्गीय के पास हर तरह के लोग हैं, आप मेरी बात समझ रहे ना, हर तरह के लोग हैं, तो संजय शुक्ला के पास भी हर तरह के लोग हैं, है ना। तो इसलिए दूसरा है कि ये संजय शुक्ला ने पिछले, चूंकि उनको तो मालूम था कि चुनाव इसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ना है, तो इस विधानसभा क्षेत्र की गली गली में वो पिछले 5 सालों में 3 से 4 बार होके आ गए। फिर जो धार्मिक यात्राओं का क्रम उन्होंने शुरू किया था, उसके चलते उनका वहां लोगों से जीवन संपर्क बना, तो इसका भी उनको बड़ा फायदा, अच्छी टक्कर है जी। चलिए 1 नंबर की बात हुई। राजेश भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ ये लपेटा में जुड़ने के लिए। अब 1 नंबर की तो बात हो गई, बहुत सभी का हाथ दूर के जा रहा, कांटा पकड़ है, लेकिन एक सीट है 2 नंबर, जहां से रमेश मेंदोला जो है वो हमेशा जीतते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि वहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी थोड़ा दम लगा रहा है, ऐसा मुझे कहा, हकीकत क्या है, कितना दम लग पाएगा? देखिए चिंटू चौक वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात सही है, पार्षद भी रहे हैं वहाँ से, वो नेता प्रतिपक्ष भी है नगर निगम के। और लेकिन 2 नंबर की जो सीट है इंदौर की, वो सबसे सुरक्षित सीट है भाजपा के हिसाब से। जैसे 4 नंबर को अयोध्या कहा जाता है, वैसे 2 नंबर की सीट भी है। संजय शुक्ला ने 2 नंबर के पैटर्न पे ही 1 नंबर में काम किया था, वही भोजन भंडारे, कथा वथा वो सारी। तो 2 नंबर में रमेश मेंदोला की जो है जीत में कहीं से कहीं तक संशय किसी को है नहीं। चर्चा इस बात की शहर में होती है कि 2 नंबर 4 नंबर पे लीड कितनी की रहेगी। अच्छा, लीड को लेकर है, मतलब कांग्रेसी कितनी लीड कवर कर सकते हैं इन सीटों से। और केवल मैं एक थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा 1 नंबर की इसमें, कि इंदौर का सबसे महंगा चुनाव भी होने जा रहा है। जितनी 9 विधानसभा सीटें हैं उनमें सबसे महंगा चुनाव 1 नंबर का है, 1 नंबर, जहाँ पर 75 से लेकर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, दोनों मिला के। बिल्कुल दोनों मिला के।
क्या बात कर रहे हैं राजू? काफी जबरदस्त, मतलब उसमें चुनाव महंगा है। ये तो प्रति व्यक्ति भी अगर जोड़ा जाए, प्रति वोटर आप इसको पता लगाएंगे, सबसे पूछेंगे तो वो चूंकि दोनों उसमें मास्टर हैं उसके लिए, और कैलाश जी के लिए चूंकि ये सीट अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनके लिए जीवन मरण, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रचारित भी ऐसा किया जा रहा है उनके पट्टों द्वारा, उनके लोगों द्वारा, कि बिहार तो मुख्यमंत्री बनने आए, पार्टी ने बड़ा सोच के टिकट दिया है। विधायक तो बन ही चुके हैं वो खुद कैलाश जी बोलते हैं कि आए, पार्टी ने बड़ा सोच के टिकट, लेकिन अब मुझे केवल बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। अब जहाँ तक 2 नंबर की बात है, 2 नंबर में भी टेंटेटिव क्या क्या बढ़ता होगा? मतलब जैसे 100 करोड़ खर्चा किए तो किस किस चीज में किए जाते हैं? मोबाइल बढ़ते हैं, लिफाफे बढ़ते हैं, साड़ियाँ बट रही है, पाइजेब से लेके दूसरी चीज़ें बट रही है। वो सबको पता है, वो सारे पत्रकारों को पता है, सबको, सारे अधिकारियों को सबको अमूमन पता है। मैंने देखा है कि 2 लड़ने में कोई एक ज्यादा अगर धन कुबेर होता है, अब यहाँ ये कि दोनों के हैं, तो फिर जनता क्या इस मामले में भी बराबरी है? यहाँ भी कह सकते हो कि 1 नंबर वालों की दीपावली अच्छी बनेगी। अभी दीपावली सामने है, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं की, वहाँ के वोटर की भी, सबकी दीपावली अच्छी बनेगी। अभी लगातार समाचार भी आते रहते हैं हमारे पास भी कि कई साड़ी का भंडार पकड़ाया है या कई लिफाफे बट रहे हैं। तो ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि 5,000 से लेके 5 लाख तक के लिफाफे तैयार हैं, मतलब जैसे जिसका कद है या जिसका जो वोटिंग की वहाँ पे उसके हिसाब से चल रहा है। जो सबसे महंगा चुनाव भी है 1 नंबर का, इंदौर का, आप एक उस पर अलग से स्टोरी कर सकते हो। बिल्कुल। अब 2 नंबर की यहाँ तक अगर आप वैसे पूछोगे तो 2 नंबर का क्षेत्र इंदौर का, उसमें काफ़ी नया क्षेत्र जुड़ गया है 2 नंबर में हालांकि, लेकिन जो इनकी पकड़ है 2 नंबर में, तो वहाँ चिंटू चौक से या जितने भी कांग्रेस के, कांग्रेस ने वहाँ पर एक गलती और की कि वहाँ पर कोई एक नेतृत्व पनपने नहीं दिया। अच्छा। हर बार नए टिकट दिए, कभी रात को 3 बजे छोटू शुक्ला को उठाया, उसको टिकट पकड़ा दिया, उसने पहले मना भी करा, फिर जबरदस्ती उसको टिकट दिया। पिछली बार जो है वो मोहन सेंगर को टिकट दिया। ऐसे अलग अलग वक्त में टिकट हर आदमी को, कोई नया कैंडिडेट आया उसको टिकट दिया, वो आगे चले गया। हालांकि ये कांग्रेस की सीट रही है, पुरानी परंपरागत सीट रही है, और उसके पहले जो मील मजदूर रहे हैं होमी ताजी से लेके ये, उन लोगों का भी ये पूरा गढ़ रहा है। लेकिन पिछले कई साल से कैलाश विजयवर्गीय ने सीट को तैयार किया था 2 नंबर का, उसके बाद रमेश जी को उन्होंने दिया, और रमेश जी ने उसको लगातार। केवल खेल लीड का ही बचा है राजेश भाई? मेरे ख्याल से लीड का खेल है 2 नंबर में। ऐसा कोई मुझे लगता ही नहीं कि आसमान सुल्तानी कोई चमत्कार ऐसा हो सकता है, या बिल्कुल ही अंधड़ हवा कोई ऐसी चल रही हो। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि 2 और 4 नंबर सीटें ऐसी है इंदौर की कि जिस पर हम जो है वो एक तरह से जीत की जो संभावना, कांग्रेस खुद भी गिनती कांग्रेस खुद भी करती है कि ये सीट हम जीत सकते हैं। बिल्कुल। जी प्रदीप जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये आगे बात करें, 3 नंबर क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर गोलू शुक्ला को टिकट मिल गया। ऐसा कहा जा रहा है कि गोलू शुक्ला को टिकट इसलिए भी दिया गया कि उधर संजय शुक्ला की ताकत कम हो जाए। ऐसा खुद संजय शुक्ला का भी पिछले दिनों प्रेस क्लब के मंच पे बैठे और उनका सार्वजनिक बयान था कि मेरे परिवार को तोड़ने के लिए गोलू शुक्ला को टिकट दिया गया है। ये संजय शुक्ला का खुद का ऑफिशियली बयान है, डायस के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा था। पर गोलू शुक्ला स्वाभाविक रूप से 1 नंबर के टिकट के दावेदार थे और वो विधानसभा चुनाव के लायक भी हैं, और उनको जो टिकट मिला पार्टी संगठन ने सोच समझ के दिया होगा। और युवा हैं, इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, तो उस नाते उनका एक दावा, मजबूत दावा भी है, किसी को उपकृत करने के लिए टिकट भी नहीं दिया जब, तो उस चुनाव लड़ने लायक हैं, इसलिए वो कैपेबल हैं, तो वो कैपेबल है। और कांग्रेस में बात करें, पिंटू जोशी का टिकट हुआ, तो अश्विन जोशी वाकई कर रहे हैं उनके लिए? निश्चय, शुरुआती टिकट के दावेदार थे, खूब हाथ पैर भी मारे, विरोध भी किया, भोपाल और दिल्ली तक दौड़ भी लगाई, और अंततः वो आ गए। अश्विन जोशी का पिछले चुनाव में भी ये एक कहना था, तब पिंटू भी दावेदार थे। महेश जोशी जी जब मौजूद थे तो महेश जोशी जी ने अश्विन जोशी जी का टिकट करवाया था। तो अश्विन जोशी से यही सवाल पत्रकारों ने किया था कि आप परिवार में जो विरोध है उसको कैसे दूर करेंगे, तो अश्विन जोशी का कहना था कि हम जोशी हैं, मुगल नहीं हैं। जितनी बातें थी वो घर के अंदर। टक्कर कैसी लग रही है आपको? 3 नंबर में कैसी टक्कर है? टक्कर मजबूत, दोनों तरफ मुकाबला कड़ा है, दोनों प्रत्याशी जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। भाजपा का अपना नेटवर्क है और पिंटू जोशी का, जोशी परिवार का अपना नेटवर्क है। दरअसल भुवनेश भाई क्या है कि 3 नंबर की सीट 2 बार महेश जोशी लगातार यहाँ से चुनाव हारे, एक बार खुद हारे, एक बार उन्होंने टिकट अनवर खान का करवाया था तो वहाँ से चुनाव हारे। 2 बार जब ये 10 साल का जो वनवास उनको मिला महेश जोशी जी को, तब उन्होंने भतीजा अश्विन जोशी किया। तो ये उनको अपना गढ़ बचाने की ये सफलता मिली कि अश्विन जोशी लगातार 3 चुनाव वहाँ से चुनाव जीते।
और जोशी का फिर से वर्चस्व उस 3 नंबर सीट के ऊपर जोशी परिवार का बड़ा। अब फिर उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने उसी अंदाज से चुनाव लड़ा अश्विन जोशी के खिलाफ, बेटे को मैदान में उतारा आकाश विजयवर्गीय को। और कैलाश विजयवर्गीय की खासियत ये है कि कैलाश जी जब भी चुनाव लड़ते हैं तो एक उत्सवी अंदाज में लड़ते हैं, जैसा कि राजेश भाई ने पहले बताया है कि जो नो लिमिट गेम है उनका। तो वो वहाँ पर वो एक कुशल संगठक है, मौके की नज़ाकत को समझते हैं, मौके के हालात को अपने काबू में किस तरीके से किया जाए, स्थानीय कार्यकर्ताओं का नेटवर्क कैसे खड़ा कर जाए, ये कैलाश जी ये तो हाँ, ये उन्होंने वहाँ पे ये वहाँ करके जा चुके करके जा चुके हैं। हाँ, अब 3 नंबर से जब उनका वो हो गया तो वो एक चुनाव हारे, फिर वो नई सीट के ऊपर उषा ठाकुर जी आ गई, पहली बार नया चेहरा, तो अश्विन जोशी फिर दूसरा चुनाव भी हार गए। अब 2 चुनाव फिर वही एक परिस्थिति जो महेश जोशी जी के समय बनी थी, वही परिस्थिति आज अश्विन जोशी के सामने और पिंटू जोशी के सामने है कि जोशी परिवार लगातार 2 बार डिफीट खा चुका है, तीसरी बार अपनी जमीन बचाना है। और पिंटू जोशी का पहला टिकट है महेश जोशी के बेटे का। और 5 साल पिंटू जोशी ने जो मेहनत की उसका वो असर दिख रहा है। मतलब मुकाबला तगड़ा है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने 2 सीटों बात की, वहाँ तो कुछ होने जैसा संभव होना ही। 5 नंबर का क्या स्थिति वहाँ पर? महेन आरडिया वो बहुत पुराने थे, टिकट कट रहा था, विरोध की बात आ रही थी, उनको ही टिकट मिल गया आखिरकार। ये वो टिकट है जो बीजेपी की 4th 5वीं लिस्ट में क्लियर हुए। भुवनेश भाई, ये टिकट जो है वो बाबा के लिए प्रतिष्ठा का टिकट हो गया, क्योंकि एज क्राइटेरिया पहले तय किया गया था कि इस एज क्राइटेरिया के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब मधु वर्मा को दिया, फिर एक क्राइटेरिया था कि हारे हुए लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो मधु वर्मा को दिया। तो ये दोनों क्राइटेरिया में बाबा फिर फिट बैठ गए, तो उन्होंने फिर अपना इस प्रतिष्ठा के लिए कि मैं टिकट लेकर आऊंगा, चुनाव जीतूं या हारूं ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन टिकट मेरे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न। बार भी क्लोज फाइट थी सर, बहुत क्लोज फाइट थी। 1100 लगभग 1100 मतों से वो विजयी रहे। सत्यनारायण पटेल के पास सिर्फ 22 दिन मिले थे जब चुनाव जीतने के लिए मिले थे, तो वो इस बार उनको पर्याप्त समय मिला है। और इस बार परिस्थिति भी जो है वो एक अलग कह रही है, क्योंकि बाबा महेंद्र बाबा जो है वो अनबने मन से चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी दिख रहा है। अच्छा, हाँ, वो पूरे मन के साथ, मतलब उनके कार्यकर्ता जरूर दम लगा रहे होंगे, वहाँ पलट सकता है मामला। मतलब पिछले जो है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बोलती है नेता की अपनी जो वो जब चुनाव में उतरता है मैदान में, 80 साल का भी हो तब भी वो उस जोश के साथ चलता है, लेकिन वो बाबा में 75 के बाद, वो 72 के बाद दिख नहीं रहा है, उनमें वो जोश नहीं था। सिर्फ टिकट जो है वो सिर्फ प्रतिष्ठा पाली उन्होंने की टिकट हासिल कर लिया, इसमें वो जीत गए। चुनाव में जीते या नहीं ये जनता तय करेगी। दादा, सब जगह की बात होगी। अब सांवेर एक दिलचस्प बची है सीट, और राव की बात करते हैं बहुत संक्षेप में। सांवेर में क्या है, तुलसी सिलावट और उनके बीच वाकई मुकाबला है, या प्रेमचंद गुड्डू खुद निर्दलीय लड़ने आलोट चले गए उनके और बेटी के अनबन के चलते? देखिए, निश्चित तौर पर यदि प्रेमचंद गुड्डू बेटी की मदद के लिए यहाँ मौजूद रहते, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा बेटी को मिलता। पर न जाने क्यों पिछले 4 जो प्रेमचंद गुड्डू खुद बेटी को लेकर पार्टी के नेतृत्व के पास गए और कहा कि इसको आप मौका दीजिए और मैं इसकी पूरी मदद करूंगा, वो एकदम लोगों आश्चर्यचकित है कि प्रेमचंद गुड्डू डाइवर्ट क्यों हो गए, आखिर ऐसा क्या था? जबकि प्रेमचंद गुड्डू शारीरिक तौर पर इन दिनों मतलब वो सक्रिय राजनीति जैसी स्थिति बची नहीं है, लेकिन वो न जाने क्यों क्या हुआ, क्या परिस्थितियां बदली, तो इसलिए कोई सांवेर में ये चुनौती दे पाएगी उनकी बेटी? वहां किस तरह? देखिए, उसने रीना बोरासी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन देखिए आप तुलसी सिलावट एक तो उस विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, गुड्डू साथ रहते तो कुछ स्थितियां और रहती, लेकिन अभी जो है बेटी के सामने वो उस विधानसभा क्षेत्र को का पूरा भूगोल, वहां के लोगों की तासीर वो समझेगी, तब तक तो मतदान की तारीख आ जाएगी। हाँ, ये राऊ में क्या है, मैं गया था वहां पर, तो जीतू पटवारी और मधु वर्मा का टिकट फिर से रिपीट होना, बिल्कुल एकदम ओल्ड वर्सेस यंग जैसा मुकाबला है वहाँ पे। देखिए, मधु वर्मा भी मैदानी कार्यकर्ता है, उनका भी एक इंदौर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष भी रहे हैं, वो काफ़ी काम भी किया है। और ये मधु वर्मा टिकट वो टिकट है जो भाजपा सबसे शुरुआत में जारी कर, हाँ, सबसे पहली लिस्ट में समय मिला मधु वर्मा को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जीतू जो है वो सिटिंग MLA है, मंत्री रह चुके हैं, तो टक्कर काटेगी है राव में, और मुझे ऐसा लगता है कि जीतू ही उसमें मतलब प्लस की स्थिति में है अभियान, और मधु वर्मा के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैदान मुश्किल है। कुछ कह रहे थे इस बारे में? नहीं, मैं कह रहा था कि इंदौर 4 भी जो है, जो राजेश भाई ने बोला ना, इंदौर 2
वही 4 है। वही 4 की स्थिति। और यहाँ पे दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतलब कांग्रेस के लिए मतलब ये इस बात की कांग्रेस इस बात की कोशिश कांग्रेस कर रही है और मुझे लगता है कर ही रही है कि सम्मानजनक हार, मतलब लीड सम्मानजनक हार, लीड मतलब जो है ना कि सम्मानजनक हार की स्थिति बने इसलिए। और ये बिल्कुल राज भाई ने बिल्कुल सही बोला कि कांग्रेस ने यहाँ मतलब इन विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 4 चुनावों में सिर्फ प्रयोग किए। देखिए आप 98 में यहाँ पर 85 में नंदलाल माटा जीते, 2003 में उसके बाद पार्टी ने 90 में इकबाल खान को टिकट दे दिया, 2017 वो लगातार वो सीटें हारती, कोई ना कोई एक आता है हार के जाता है, हार गए। तो मतलब मुझे लगता है हारने के लिए ही है वो। मुझे लगता है कांग्रेस की लीडरशिप भी इस बात के लिए दोषी है कि जिसने इन विधानसभा क्षेत्रों में कभी किसी को ग्रूम करने की कोशिश ही नहीं की। नहीं तो इंदौर 4 और इंदौर 2 में कांग्रेस लगातार जीती। मतलब 90 में संगठन कहाँ खड़ा होता था? 90 में सुरेश सेठ वहां से चुनाव जीते जब पूरे प्रदेश में स्थिति बेकार। शहर अध्यक्ष तक डिसाइड नहीं हो पाया लंबे टाइम तक कांग्रेस का, वो कहाँ से उम्मीदवार। अरे एक बात बताइए, अभी तक हमारी इतनी देर की बात हो गई, हमने कैंडिडेट के लेवल पे बात की, कहीं कोई लहर दिख रही है राजेश में? लहर तो ऐसा बता रहे कांग्रेस वाले कि हमारे पक्ष में लहर चल रही है और कांग्रेस इसी मुकालते में ही है कि जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव जो है बीजेपी वर्सेस पब्लिक है, ये सब कांग्रेस मान के चल रहे हैं। लेकिन अंडर करंट तो है, एक इंटरकन्वेंसी कहीं नजर आती है और यही कारण है कि भाजपा ने इस बार जो है मामा को पीछे किया और बाकी लोगों को आगे किया, सांसदों को टिकट दिया, मंत्रियों को चुनाव लड़ाया, तो वो उसकी स्ट्रेटेजी रही। जिसका कोई बड़ा मुद्दा ऐसा लगता है चुनाव में? देखिए मैं लाडली बहना भी जब तक था तब तक था, वो भी धीरे धीरे। लेकिन भुवनेश ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं में मामा के प्रति आकर्षण तो है। आकर्षण, ये बात दिख रहा, ये बात मैं भी जब गया। अब आप देखिए, और स्पेशली जिसके अकाउंट में पैसे आ गए, अगर आप उस महिला से बात करेंगे तो उसके लिए मामा है। अच्छा, मैंने पूछा भी 1500 रुपए कमलनाथ जी, नहीं बोले हमारे पास जिसके पैसे आ गए। नहीं, हम लोग अभी चुनावी कैंपेन के दौरान जब जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई थी तो हम उसको खंडवा कवर करने गए थे। तो मामा के प्रति जो आकर्षण है वो जो हमने वहाँ पर माहौल देखा, और एक ऐसा सहयोग रहा भुवनेश भाई कि मामा का भाषण हुआ तो उसमें हजारों महिलाएं जो है वो हाथों में पोस्टर बैनर ये मतलब वो तो उन्होंने प्रोवाइड करा दिए होंगे। आखिरी के 4-5 महीने में लगता है वो महिलाओं से ही मिले हैं, मतलब हर कार्यक्रम में। उसके बाद जैसे ही नितिन गडकरी जी का भाषण हुआ तो पंडाल आधा खाली हो चुका। और आप देखिए ना और कि मोदी जी ने ही बोला है वो जो सभा में कि लाडली बहना योजना के देश भर में चर्चा है, कई राज्य इस योजना को लागू कर रहे हैं। अच्छा देखिए आप शिवराज भी जो है वो कितने संवेदनशील है महिलाओं के मुद्दे पे कि वो किसी कांग्रेस के किसी नेता ने कहीं कुछ बोल दिया कि ये फलाना वो मतलब उनका चेतावनी वाला लहजा था कि आंगनवाड़ी में काम करनी महिलाएं और ये सब सतर्क है, उन्होंने उसको कल से भुनाना शुरू कर दिया। बहनों की तरफ किसी ने भी आंख उठा के देखा तो छोड़ूंगा नहीं, न जिंदा रहने लायक रखूंगा न मरने लायक रखूंगा, स्वसहायता समूह वाले उन्होंने उसको मतलब क्योंकि देखिए। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल ये था कि आज अगर हम जब बात कर रहे हैं, अभी हमने जो बात की वो लाडली बहना योजना के बूते पे और मामा के बूते पे, और बीजेपी ने मामा को प्रोजेक्ट नहीं करा, तो ये वोटरों के भीतर कंफ्यूजन नहीं है? देखिए एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जितनी नाराजी मध्य प्रदेश के वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी को लेकर नहीं है, उससे ज्यादा नाराजी शिवराज सिंह चौहान को लेकर है। ये तो एक अनडिस्प्यूटेड वो है कि लोग बिल्कुल बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं और मैं तो इवन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स है भारतीय जनता पार्टी वो भी कहीं ना कहीं अपना असंतोष तो जता रहे हैं, तो वो फैक्टर तो अपनी जगह। लेकिन ये जो दूसरी बात है मतलब लाडली बहना वाला फैक्टर जो है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभिषेक आ गए, अभिषेक हमारे मित्र है, अभिषेक चंडके जी वरिष्ठ पत्रकार है। धन्यवाद अभिषेक भाई। क्या लग रहा है चुनाव का? आप घूम रहे हो सब जगह, हम तो काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, हमने 1 2 3 4 5 सभी कर लिए सावेर राव, लेकिन ओवरऑल क्या लगता है, कुछ लहर लगती है वाकई में या फिर बिल्कुल बगैर लहर का चुनाव है, जनता एकदम चुप है? बिल्कुल इस बार कोई लहर नजर नहीं आ रही। सारा चुनाव जो चेहरे पे टिका हुआ है, विशेषकर मालवा निमाड़ की बात करें तो यहाँ जनता अपेक्षा रखती है कौन सा विधायक हमारी यहाँ गमी में आता है, कौन सा विधायक हमारा शादियों में आता है, कौन सा विधायक हमारी मोहल्ले में आता है, वो सब मायने रखता है, वो सब मायने रखता है और इसको भी जनता आधार बनाती है। तो अब ये देखने को मिल रहा है, जैसे अभी महू गया था वहाँ देखा तो वहाँ जनता खुल के बोल रही कि आप तो हमारे गाँव में कभी आए नहीं, आप तो कभी हमारे मोहल्ले में नहीं आए। तो ये लगता है कि इस बार कोई लहर नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में जो हिंदुत्व का जो दबा छुपा जो एजेंडा जो मोदी सरकार ने बीजेपी ने लोकसभा के लिए बचा के रखा है, वो एजेंडा हल्की सी उसकी बेस वोटर तो है,
उसका एक मतलब बीजेपी का एक बेस वोटर जो मोदी का भक्त है वो सब जगह उन्होंने वो तो तैयार हर जगह मिल जाता है। अभी भी मतदाता जो है उनके बारे में बात करते नजर आते हैं कि वो जो हिंदुत्व का मुद्दा है ये इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है ये उनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी ओवरऑल देखिए मालवा निमाड़ की बात करें तो इस बार दोनों ही पार्टियों ने अच्छे टिकट बांटे हैं। कांग्रेस तो पिछली बार प्लस में थी, पिछली गलतियों से सबक लेके बीजेपी ने भी इस बार यहाँ पे फोकस किया है और टिकट बांटने में और कैंपेनिंग में। मैं सब जगह घुमा हूँ, मालवा निमाड़ पे ज्यादा गणित टिक जाए, मतलब ग्वालियर चंबल पे आपको समझ में आता है कि यहाँ मामला किस तरफ जा रहा है, बिंदी में किस तरफ जा रहा है, लेकिन ग्वालियर मालवा निमाड़ में ही पूरा समझ लो कि सत्ता की चाबी इस बार यहीं पर है। इस बार ये मालवा निमाड़ के दोनों ही दलों के पास एक दिक्कत ये है कि दोनों दल जो है वो बी टीम तैयार करनी है, जो विधायक जो जीतते हैं, तो यही कारण है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने 55 विधायकों को वापस टिकट दिया। 66 सीटों पे 55 विधायक वे हैं जो पिछली बार टिकट जीत चुके हैं। कांग्रेस काट नहीं पाई अपने सिटिंग एमएलए, और बीजेपी की बात करें तो वो भी अपनी जो सर्जरी करना थी नहीं कर पाई। मुश्किल से 10 या 12 जो नए चेहरे पूरे मालवा निमाड़ में बहुत मुश्किल से वो भी बाकी विधायक और पूर्व विधायक के भरोसे ही बीजेपी है यहाँ पर और उन्हीं को टिकट बांटे गए। और कांग्रेस इसलिए भी कम है वो टिकट नए नहीं हुए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और मुझे लगता है कि हमको डिस्कस करना चाहिए। ट्राइबल बेल्ट में पिछली बार कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। बिल्कुल। आप खरगोन बड़वानी, आप तो पूरा ट्रैक देख रहे हैं, खरगोन बड़वानी झाबुआ अलीराजपुर और रतलाम का भी ट्राइबल एरिया जो है, और फिर 5 साल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसी कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, बिल्कुल बेल्ट में जो स्थिति खराब हुई थी, लेकिन 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त मेहनत की, निशान खरे को लगाया ट्राइबल बेल्ट में। मतलब बीजेपी ने एक प्रयोग और किया था कि ट्राइबल्स के बीच में नॉन ट्राइबल लीडर्स को भेजा था, और जो खासकर संघ से जुड़े हुए थे कि आप लोग जाइए और वहां पर नई लीडरशिप तैयारी। पिछले चुनाव में भुवनेश्वर जो बीजेपी हारी, उसका मुझे बहुत बड़ा कारण ही लग रहा था। आपने देखा कि कांग्रेस के कई नए चेहरे जीत के आए थे। हनी बघेल 65,000 वोट से जीते। मतलब तो बीजेपी के पास उस चुनाव में आपने देखा था अंतर सिंह आर्य, रंजना बघेल, नागर सिंह, इन सबको लोगों ने खारिज कर दिया। तो बीजेपी ने नया प्रयोग किया था कि कि हम नॉन ट्राइबल लीडर्स को आगे लाएं और उनके माध्यम से जो संघ में काम कर चुके उनके माध्यम से नेटवर्क मजबूत करें। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का वो प्रयोग अभी जो मैं घूम रहा हूँ देख रहा हूँ वो सफल नहीं हो पाया। मतलब ट्राइबल एरिया में बीजेपी कोई बहुत सेंध नहीं लगा पाई है। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि मनावर की बात करें, धार जिले की बात करें तो धार जिले की 4-5 सीट जो है, आप सरदारपुर, जहाँ से रंजना बघेल को टिकट नहीं मिला, जहाँ से पिछली बार जयस के नेता को कॉम्प्रोमाइज के तहत हीरा लाओ टिकट मिला, तो लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत भाजपा इंप्रूव कर पाई, क्योंकि भाजपा बिल्कुल नया चेहरा ले आई। 26 साल का लड़का है शिवराम कनौज, वो आईटी इंजीनियर था, नौकरी छोड़ के अपने पिता के निधन के बाद, और वो वहां पे वो पता करा। लेकिन ट्राइबल बेल्ट में जिस हिसाब से भाजपा ने तैयारी की थी, जिस हिसाब से बड़े बड़े कार्यक्रम किए, यहाँ अपन हमें यहाँ भी मैं तो ये तक कह सकते कि बेहिसाब पैसा फ्लोट किया ट्राइबल एरिया में। उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि जो सीन अभी देख रहे हैं, बाकी स्थिति तो 3 तारीख के बाद मालूम पड़ेगी कि ट्राइबल एरिया में कोई बहुत डेंट बीजेपी वो तो पिछली बार भी था। आपको लगता बराबरी पिछली बार जैसे ही रहेगा? नहीं, इस बार यार अरविंद भाई सही बोल रहे हैं कि सेंध लगाने की कोशिश की थी। नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ राजेश भाई, आपका बड़ा गणित रहता है कि ओवरऑल 230 में से क्या पिछले 230 का पूछ रहा है। देखिए अभी बीजेपी आप देखोगे जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें पहले बीजेपी 100 के अंदर थी, 100 के अंदर, अब लगातार सीटें बढ़ रही है। पूरी ताकत लगा दी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी लग गए हैं तो सीटें बढ़ रही है, तो मुकाबला तो काटा पकड़ है। हाँ, वो पिछले बार जैसे ही रहेगा, पिछली बार जैसा ही है, और सीटों का अंतर मुझे लगता है नहीं कि वो ज्यादा कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति तो फिर पिछली बार जो सरकार में हमने नाटक देखे, फिर वो नाटक देखने पड़ सकते हैं। एक तो 10-12 सीट से ज्यादा का अंतर, कहीं सारी स्थितियां आप आकलन कर लें नहीं है, तो नहीं लग रहा। दूसरा ये कि इस बार भी निर्दलियों की और जो दूसरे दलों से जीत के आएंगे सपा बसपा, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि निर्दलीय तो आप छोड़िए, सपा बसपा की इस बार बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका बहुत बिल्कुल। इस बार जो कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस की तैयारी ठीक उसी तरह जैसे कोरोना काल में बच्चा उम्मीद लगा के बैठा था कि मुझे फर्स्ट डिवीजन मिल जाए बिना परीक्षा दिए। जनता उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्होंने तैयारी उस तरह से नहीं करी जिससे उनको परफॉर्म करना था। वो एक्चुअल में क्वेश्चन बैंक पढ़ के जो रिजल्ट परीक्षा में बैठे हैं और उस पर उम्मीद कर रहे हैं कि हमको जनता परिणाम दे। यदि वे 5 साल लगातार अच्छे से हर नेता सक्रिय रहता और एक ग्राउंड तैयार करते, तो जिस तरह से उमा भारती ने, आपको याद होगा, जिस तरह से पूरा माहौल बनाया था, कांग्रेस एग्रेशन, सरकार विरोधी के लिए एग्रेशन के लिए संगठन फेस सब कुछ होना, वो बीजेपी कांग्रेस की तैयारी उस तरह से नहीं दिखी। जब नतीजे आएंगे ना अभिषेक भाई, ये जो बातें हैं ना, ये सब नजीर बन जाएंगे, ये सब बातें होंगी कि यार अगर इनकी ये स्थिति है तो क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, प्रदीप भाई।
अरविंद भाई, अभिषेक भाई हमारे साथ जुड़े इन तमाम मसलों पर। जो भी इसको बहुत गहराई के साथ सुनेगा उसको अंदाजा हो जाएगा बात केवल इंदौर की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की है कि सियासी हालत है क्या। द लपेटा यात्रा जारी है। जुड़ने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब